नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। तो देखिए, हम लोगों ने कल पढ़ा था स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोनिक मॉलिक्यूल्स, द्विपरमाणु अणुओं की विशिष्ट ऊष्मा। तो हम लोग उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। एक तरीके से विशिष्ट ऊष्मा ही है हमारा, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सॉलिड्स, दैट मीन्स ठोस। तो वो कौन से पदार्थ होते हैं जिनके अंदर कुछ भी बल वगैरह लगाते हैं तो उसकी शेप वगैरह चेंज नहीं होती, राइट। वैसे मटेरियल्स होते हैं। तो इसके अंदर हम लोग ये सब जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस के ऊपर होते हैं, राइट, संतुलन स्थितियों पे होते हैं। तो यदि हम लोग उनको उनके संतुलन स्थितियों से थोड़ा सा विस्थापित करेंगे तो उससे क्या होता है, उनमें रेखीय प्रत्यानयन बल होता है, वो कार्य करने लग जाता है। लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स कार्य करने लग जाता है। वो तो आपको पता ही है कि रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, मतलब कि वो उनको अपनी वापस से उसी स्थिति पे लाने का ट्राई करेगा। तो इसकी वजह से उसमें क्या होता है, दोलन होने लग जाते हैं सरल आवर्ती गति वाले। तो इसी से हमारी एनर्जी इंक्रीज होगी, जो सिस्टम है उसकी। तो देखिए, जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो दोलनों की गति है, उसका आयाम भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। वो इंक्रीज होने से उसकी एनर्जी भी जो होगी वो इंक्रीज होगी, राइट। अब हम लोग देख सकते हैं कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हम लोग देख सकते हैं कि एक की कुल माध्य ऊर्जा हो क्या होती है हमारी, नॉर्मली केटी होती है, जिसमें से गतिज ऊर्जा कितनी होती है, हाफ केटी, और स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ केटी, दोलनों के लिए हम लोग जब बात कर रहे हैं। लेकिन ठोस में क्या होता है, वो तीनों विमाओं में, तीनों डायमेंशन में वो दोलन कर सकता है। इस वजह से उसकी कितनी होगी, 3 केटी। यहाँ पर क्या था, ओनली एक डायमेंशन के लिए ऐसी थी केटी और 1/2 केटी तो गतिज ऊर्जा, 1/2 केटी स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर क्योंकि 3 विमाएँ हो सकती हैं, इस वजह से इसकी एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3 केटी। तो n मॉलिक्यूल्स के लिए हमारा क्या हो जाएगी, U = 3n केटी, मतलब 3n RT। तो एक मोल के लिए U0 के लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल U/n इक्वल होगा 3 RT के। तो इससे हम लोग विशिष्ट ऊष्मा क्या लिख सकते हैं, del U0/del T = 3R। लेकिन हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं टेम्परेचर और विशिष्ट ऊष्मा के बीच में, तो देखिए CV वाला ग्राफ हमारा इस तरीके का कुछ आता है और CP वाला ग्राफ हमारा इस तरीके का कुछ आता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो टाइम पे डिपेंडेंट है ही नहीं। दैट मीन्स इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को और कंसिडर करनी पड़ेगी। उसके लिए आइंस्टीन ने वही चीज़ें कंसिडर की थी, CV का वेरिएशन T के साथ में हम उसने स्टडी किया था। तो देखिए, आइंस्टीन का हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, वो पूरा हमारे पास लास्ट में आता था, CV = R θe/T का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल θe/T अपॉन एक्सपोनेंशियल θe/T -1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ठोसों के लिए मैं क्या बोल रही हूँ कि तीनों विमाएँ पॉसिबल है, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, 3R θe/T का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल θe/T अपॉन एक्सपोनेंशियल θe/T -1 का स्क्वायर, जहाँ पे थीटा ही हमारा क्या होता है, अभिलक्षणिक आइंस्टीन ताप, कैरेक्टरिस्टिक आइंस्टीन टेम्परेचर होता है ये, hν/K के इक्वल, सॉरी। तो देखिए, दैट मीन्स कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं, CV और T के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब ये जो ग्राफ आएगा उसको हम लोग, ये जो ग्राफ है उससे हम लोग जब मिलाते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि ये θe की एक मान के लिए ऐसा संभव नहीं कि ये उच्च और निम्न दोनों टेम्परेचर्स पे ये वाला ग्राफ प्रायोगिक ग्राफ के बराबर हो। इस वजह से दैट मीन्स कि आइंस्टीन वाला जो है ये फेल हो जाता है। और इसके थ्रू हम लोग जब देखते हैं T टेंडिंग टू 0 पे एक्सपोनेंशियल θe/T जो होगा हमारा वो बहुत ज़्यादा होगा 1 से, दैट मीन्स CV हमारा क्या हो जाएगा, 3R θe/T का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -θe/T के इक्वल। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग देखते हैं तो T टेंडिंग टू 0 पर CV डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होना चाहिए T³ के। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये आइंस्टीन वाली जो थ्योरी है वो फेल हो जाती है। तो ये फेल हो गई, तो मॉडिफिकेशंस की हुए बहुत से। ये 2 साइंटिस्ट थे, नर्स्ट और लैंडमान। उन दोनों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो आइंस्टीन के सिद्धांत तो बोलता था कि हर एक अणु की समान आवृत्ति न्यू होती है, उसके साथ में वो दोलन करता है। लेकिन लैंडमान और नर्स ने बोला कि उसकी 2 आवृत्ति हो सकती है, न्यू और 2 न्यू, जिससे वो दोलन कर सकते हैं। फिर डिबाय आया साइंटिस्ट, उसने ऐसा बोला, उसने और मॉडिफाई किया उस थ्योरी को, और उसने बोला कि एक अणु जो है वो जब उसमें कंपन की अवस्था में होता है तो वो बहुत सारी तरंगों के समुच्चय के रूप से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग उसको। दैट मीन्स कि एक अणु है, उसको जब थर्मल वाइब्रेशंस हो रहे हो, उसमें थर्मल वाइब्रेशंस में उसमें उसका जो मोशन है उसको वो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, अप्रगामी प्रत्यास्थ तरंगों के समुच्चय के थ्रू। दैट मीन्स
सेट ऑफ स्टेशनरी इलास्टिक वेव्स के थ्रू हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो उससे हमारे पास, और वो क्या बोलते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसीज होगी वो एक कंटिन्यूस रेंज की फ्रीक्वेंसीज होती है और मैक्सिमम न्यू मैक्स तक। डिबाय ने बोला कि एक कोई अणु है, एक मोनोटॉमिक पार्टिकल है, उसकी जो थर्मल वाइब्रेशंस है उसको हम लोग एक बहुत सारे स्टेशनरी इलास्टिक ऑसिलेशंस वेव्स है उसके थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। और उनकी ये जो वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसीज होगी वो कंटिन्यूस रेंज में होगी अप टू 0 से न्यू मैक्सिमम तक। उससे CV का जो उसका रिलेशन आता है डिबाय के लिए वो आता है 3/x0³ इंटीग्रेशन 0 से x0 x4 x⁴ e⁻⁴ अपॉन ex - 1 का स्क्वायर dx के इक्वल, जहाँ पे x हमारा होता है h/kt के इक्वल, x0 होता है h maximum/kt के इक्वल, थीटा d होता है अब लाक्षणिक डिबाय ताप वो होता है h maximum/k के इक्वल। तो देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा हमारे पास वो आया है, राइट। तो उन्होंने इसकी स्टडी की लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पर हमारे पास CV किसके इक्वल आना चाहिए 3R के, और हाई टेम्परेचर पे CV हमारे इक्वल आना चाहिए, मतलब CV प्रोपोर्शन आना चाहिए T³ के। तो वही उन्होंने देखा यहाँ पर उच्च ताप के लिए हमारे पास क्या होता है x बहुत कम होगा 1 से, क्योंकि देखिए h/kt होता है, T बहुत ज़्यादा है तो x बहुत ही कम होगा 1 से, और उससे e⁻x हमारा क्या हो जाएगा 1 + x के इक्वल। इससे इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है हमारी वो x0/3 के इक्वल हो जाती है, उससे CV हमारे पास आएगा 3R के इक्वल। दैट मीन्स हाई टेम्परेचर पर CV = 3R आ रहा है डिबाय थ्योरी से, और एक्सपेरिमेंटली भी हमारे पास 3R आ रहा है, तो वो हाई टेम्परेचर पर तो वैलिड है ये थ्योरी। अब जब लो टेम्परेचर की हम लोग बात करते हैं उस टाइम पे x0 जो होगा बहुत ही ज़्यादा होगा 1 से, देखिए x0 बहुत ही ज़्यादा होगा 1 से, और अपर लिमिट जो होगी इंटीग्रेशन की उसको हम लोग इन्फाइनाइट से इसलिए इन्फाइनाइट कर सकते हैं इसको इसलिए, राइट। तो इंटीग्रेशन का जो पार्ट है उसका रिजल्ट आएगा हमारे पास 4π⁴/15। वो वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारे पास आता है CV = 3R 4π⁴/5 T³/θd का क्यूब। दैट मीन्स CV डायरेक्ट प्रोपोर्शन आता है T³ के। दैट मीन्स कि ये वाली जो थ्योरी डिबाय थ्योरी वो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों पे वैलिड है स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए सॉलिड्स की, इसीलिए हम लोग इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। थैंक यू।